जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा में से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 8। हमारी स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, अगर यही यही स्पीड रही तो हम लोग टाइम पे अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, वो भी फुल्ली श्योर शॉट प्रैक्टिस के साथ, बिना किसी दिक्कत के। ओके, तो पार्ट 8 है और हमने पार्ट 7 तक पूरा कंप्लीट किया और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जिसका आंसर केवल एक बच्चे ने किया है, केवल एक बच्चे ने, और उस बच्चे का नाम है अक्षय तोड़कर। ये मुंबई में रहता है शायद में भी। इसने उसका आंसर किया था 3:1 जो कि राइट आंसर था। इसका आंसर ऑप्शन डी था उस नेक्स्ट क्वेश्चन का, जिसका मैं सॉल्यूशन अभी आपको दूंगा होमवर्क क्वेश्चन का। देखिए, इस इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, मतलब वो क्वेश्चन नंबर 115 तक पहुंचा है। वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने उसको सॉल्व किया होगा, शायद उसका आंसर ना भी किया हो, बट जिसने सॉल्व किया उसने रिप्लाई दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि ये यहाँ तक पहुंचा है। और ये जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, शायद से मैं जानता हूँ सीडीएस के लिए, और ये अगर अच्छी मेहनत करता है तो ये सीडीएस नक्की क्रैक कर लेगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के पार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग आज नए टाइप को देखेंगे। तो मैं आज के टाइप के लिए आपको बोल देता हूँ, अपना अपना दिमाग, अपनी आंख और अपनी कान, तीनों के तीनों खोल के रखो, क्योंकि अगर आज का टाइप आपको नहीं समझ में आया तो शायद आपको कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके दिमाग पर डालेगा प्रेशर। क्योंकि अब तक जो भी मैंने आपको सिखाया वो सिंपल थे, वो बहुत सिंपल थे, वो तो बस सिलेबस में टाइप वाइज क्वेश्चन में थे इसलिए मैंने आपको सिखाया, बट वो रियली सिंपल थे और आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बताया। बट बट जो आज का टाइप है वो है तो सिंपल, लेकिन आपके माइंड को वो क्या देगा, वो टक्कर देगा। अगर किसी ने मैथ्स पहले से पढ़ के रखा है ये चैप्टर, वो फिर भी ये वीडियो देख रहा है, तो वो मतलब मैं उसको बोल दूं कि वो जितने भी टेक्निक्स उसने पढ़ के रखे हैं उनको आज के टाइम पे, वो उनको आज थोड़ा सा साइड में रखे, क्योंकि आज का टाइम पे जो मैं सिखाने वाला हूँ वो उसको शायद से चैलेंज कर सकते हैं। वो बच्चे को, उस बच्चे के दिमाग को वो एक्सेप्ट हो या ना हो, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सीन क्या रहता है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि अगर हमने किसी एक टीचर से कोई चीज पढ़ ली तो दूसरा टीचर अगर वही चीज सिखाता है तो हमको वो ना समझ में आती, ना वो टीचर हमको पसंद आता है। तो अगर आपने कुछ भी चीज सीख के रखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने रॉन्ग सीख के रखा है, अगर आप किसी दूसरे टीचर से सीख रहे हो तो अपने उस चीज को ना थोड़ा सा साइड में रखो थोड़े टाइम के लिए, और वो टीचर क्या बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जाते हैं हम लोग अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 115, दो संख्याएं हैं ए और बी, दोनों 5:2 के अनुपात में दी गई है। यदि चार को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, यदि चार को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो ये अनुपात 9:4 हो जाता है। ये अनुपात क्या होता है, 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए है, जैसे मैं आपको बता दूं। तो मेरा काम है यहाँ पे आपको केवल सॉल्यूशन देना। नंबर क्या था मेरे पास, ए और बी। नंबर क्या दिया था, 5:2। फिर उसके बाद क्या दिया था, वो किस में चेंज हो गया, 9:4 में। अब ये देखो, ये 5 से 9 हुआ, ये 2 से 4 हुआ, और इनके बीच का जो डिफरेंस है 5 और 2 के बीच का 3 है, 9 और 4 के बीच का 5 है। क्या डिफरेंस सेम है इनका, नहीं। डिफरेंस सेम है, जो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा हमको। तो 9 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का है, तो ऊपर क्या मारो, 5 को मल्टीप्लाई, और 5 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना, 3 का, तो नीचे क्या मारो, 3 को मल्टीप्लाई मारोगे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 25, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 10। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 27, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12। अब देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, बराबर है। 25 से 27 मतलब 2, और 10 से 12 मतलब 2। और ये 25 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का, और 27 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का है। मतलब हर टाइप से डिफरेंस क्या है, हम लोग का सेम है। तो ये यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 2, यहाँ से भी कितना बढ़ रहा है, 2। तो मतलब 2 का मान कितना दिया गया है, प्रत्येक संख्या में 4 को जोड़ा जाता है। किसको, 4 को जोड़ा जाता है। तो 2 का मान मतलब 4, मतलब 1 का मान कितना मिल गया मेरे को, 2। तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो पहले ए और बी का जो मूल नंबर है उसके अंदर क्या मारो, 2 को मल्टीप्लाई मारो, कितना मिल जाएगा आपको, 50, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 20। ओके, फिर क्या बोला है, 5 को घटाना है। ये जो नंबर्स मिले ना, इनमें से 5 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 45, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, 15। तो ये 15 से जाएंगे, 15 एकम 15, 15 3 45, मतलब आंसर कितना आएगा हम लोग को, 3:1।
आंसर कितना आएगा 3:1। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, इतना तो टफ ये था नहीं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इस टाइप से एक क्वेश्चन तो बनेगा बनेगा, अगर आप कोई भी एग्जाम दो, लाइक आपका सीडीएस, एसएससी, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आता ही आता, चाहे वो कौन से भी शिफ्ट में आए। अगर रेशियो से पूछने वाले तो एक क्वेश्चन तो इसका रहेगा ही। अगर वहां पे 4 क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है रेशियो की, तो एक क्वेश्चन उस टाइप का कवर करके जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। 116 दो संख्या, चलो ये क्वेश्चन बाद में आएगा, बस ये पहले लिख दिया है। चलो, हाँ देखो, ये आपका नया टाइप है। क्वेश्चन नंबर 116 पे जाएंगे, लेकिन बाद में, वो क्वेश्चन बाद का था लेकिन वो पहला टाइप हो गया। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोल रहा है? पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात। मैंने आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में बताया था। ओके, क्या यहाँ पे पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात कितना दिया है? 4:3 दिया है। देखो, ये मेरा क्या है? मेरा पवन है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा सुनील है। ओके, देखो अभी और उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है? 3:2। व्यय मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर, और आय मतलब क्या होता है? इनकम। यदि पवन और सुनील प्रति माह क्रमशः 4,000 तथा 6,000 रुपए बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग कितना होगा? वो क्या होता है? क्रमशः इतने रुपए वो लोग सेव करते हैं तो उनका मंथली इनकम का जो सम है वो कितना आएगा? योग मतलब क्या होता है? सम होता है। तो उनके मंथली इनकम का योग क्या होगा, ये हमको बताना है। अगर मैं आपको बेसिक से बोलूं तो बेसिक से कोई कैसे करेगा? देखो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, इनकम का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? मैं ना आपको बेसिक वाला बताता हूँ, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। आपको बेसिक केवल जान के रखना है। ये बेसिक ना मोस्ट ऑफ द नंबर, मतलब 90% बच्चों ने अगर वीडियो को पॉज किया रहेगा तो उन लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया रहेगा इसको। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया था? इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आय बराबर खर्च धन बचत। ओके, खर्च मतलब व्यय भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर ये क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर निकालना है, तो मैं बचत को वहां पे भेज दूंगा। ये क्या हो गया? देखो, अगर मुझको क्या निकालना है? बचत निकालना है, नहीं, मुझको क्या निकालना है? एक्सपेंडिचर निकालना है। क्योंकि मेरे को देखो रेशियो किसका दिया हुआ है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है ना, 3:2। हाईलाइटर ले लेता हूँ। यहाँ पे रेशियो मेरे को, रेशियो किसका दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है मेरे को, किसका? एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं अगर एक्सपेंडिचर का निकालना चाहूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा? इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। क्या मिल जाएगा मेरे को? एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3। अगर मैं वहां पे x मान लेता हूँ, मतलब x मान के सबसे बेसिक वाला जिससे सॉल्व किया जाता है, 4x डिवाइडेड बाय 3x। अब इसमें से क्या क्या वो लोग हर महीने 4,000 और 6,000 रुपए सेव करते थे। तो यहाँ पे देखो, सेविंग मेरी क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो -4,000, और यहाँ पे क्या होगा? -6,000। और इनका रेशियो कितना दिया है? जो ये लोग खर्चा करते थे व्यय का, मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है? 3:2। ये लोग को क्या दिया गया? खर्चे का रेशियो दिया गया। अब इसमें से आप लोग का काम क्या होगा? ये x का मान निकाल लो। तो यहाँ पे आप लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 2 × 4x -4,000। मैं इतना बेसिक भी क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इतना बेसिक लिखना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, कि वहां में 2 का मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू लिखना चाहिए, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप भी लिखो, तो 3x -6,000। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये मेरा बन जाएगा 8x -8,000 इक्वल्स टू 9x -18,000। ओके, अभी देखो, अब ये 8x को वहां पे लेके जाओ और ये 18,000 को यहाँ पे लेके आओ। 18,000 -8,000 इक्वल्स टू 9x -8x। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 10,000। ओके, जब आपको x की वैल्यू 10,000 मिल जाएगी तो आपसे पूछा गया
दोनों के इनकम का सम, मतलब दोनों की आय का योग। 4x और 3x क्या थी, उनकी इनकम थी, तो दोनों का सम कितना होगा, 7x होगा। और x का वैल्यू क्या है मेरा, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 लिखो और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 70,000 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब ये जो एकदम बेसिक वाला स्टेप है, इसके लिए कोई नॉलेज कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, बस यही एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए बस। अगर ये एक फॉर्मूला आपको आता है तो आप लोग कर सकते हो। अगर यही एक फॉर्मूला आपको आता है तो आप लोग कर सकते हो ये पूरा क्वेश्चन। ये बेसिक है बट इट इज टाइम टेकन। ये आपके दिमाग को एक्सेप्ट भी होता है, क्योंकि ये देखो इसमें ना स्कूल का स्टेप किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, नंबर को नंबर के पास, एक्स को एक्स के पास भी भेजना है, एक्स की वैल्यू मिलेगी। सम बोला है, मतलब 4x प्लस 3x तो 7x, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, और 7x है तो एक्स की वैल्यू उसमें डाल के मल्टीप्लाई करना है और आंसर मिल जाएगा। ये प्रोसेस बहुत लंबा है और मैं तो बोलूंगा कि इससे आपको एग्जाम में करना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करना है इससे आपको एग्जाम में। ये जो इक्वेशन है ना आपको, ये आपको अपने माइंड में सेव कर लेना है एक फोल्डर बना के। ओके, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा एग्जाम में करते हो, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा लेकिन वो टाइम लेके जाएगा, और आपके एक क्वेश्चन मतलब आप लोग उसी टाइम में 3-4 क्वेश्चन और बना सकते थे, लेकिन वो बना नहीं पाओगे। ओके, तो देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ से रफ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो बेसिकली यही मेथड है, बस उसको क्या किया, उसको छोटा करके लिख दिया है, ताकि ये एक्स वैक्स का झंझट अपॉन अपॉन आपको ना लिखना पड़े। ओके, देखो सॉल्यूशन। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हो, और ये जो आपकी जो वैल्यूज है ना किसकी, से, सेविंग्स की, उनका मान दिया हो गया हो। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो रेशियो है 4:3, हमने पहले क्या देखा था कि जो रेशियो है वो समान रूप से बढ़ रहा है, या फिर जो उनके ऊपर जो डिफरेंस, मतलब कि जैसे मैं अगर बोलूँ 5:2 है और 3:4 है, इनके अंदर मैंने क्या किया, मैंने 14 ऐड किया, मैंने इनके अंदर क्या किया, 14 ऐड किया, तो मेरा जो ऐड करने वाला नंबर था वो एक ही था ना, 14। मैं 14 दोनों में ऐड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी को यहाँ पे रखूँ 4:3 और 3:2, बट इनके अंदर जो नंबर ये लोग सेव कर रहे हैं वो देखो, ये 4,000 है, और ये क्या, ये 6,000 है। उसके बाद प्लस मेरा जो इनकम का रेशियो और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आता है, इन दोनों का माइनस करने पे मेरे को मिलता है सेविंग। समझे ना? तो इस क्वेश्चन में इतना झोल झपाटा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपको। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में आओ, आपको पूछा गया उनकी मासिक आय का योग, सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स, मंथली इनकम्स का सम कितना होगा। ओके, तो लास्ट में क्या लिखा है, इनकम है ना, अगर लास्ट में मेरा इनकम है तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, इनकम का रेशियो आएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता सम ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स, तो ऊपर क्या लिखता, मैं ऊपर लिखता मैं एक्सपेंडिचर, मेरे को जो निकालना है, मेरे को जिसकी वैल्यू निकालनी है वो मेरा ऊपर लिखा जाएगा। ये यहाँ पे मेरा क्या आएगा, इनकम आएगा। ओके, फिर यहाँ पे मेरा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो भी दिया हुआ है। ओके, एक्सपेंडिचर में क्या दिया हुआ है मेरा, 3:2 दिया हुआ है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर ये देखो, अब मेरे को सेविंग कितना दिया हुआ है, मेरे को सेविंग भी गिवन है, यहाँ पे सेविंग कितना दिया हुआ है मेरे को, ये पवन का और ये सुनील का। तो पवन का दिया हुआ है मेरे को 4,000 रुपीज, और सुनील का मेरे को दिया हुआ है 6,000 रुपीज। देखो इतना लिख लिया, इसके बाद क्या करना है आपको, इतना लिख लिया तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है, फिर इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है, और इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है। वो क्यों मारना मैं आपको बताता हूँ अभी। अब यहाँ पे देखो, आप जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हो तो 4×2 8 यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे 3×3 9 बन जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई मारते हो तो कितना मिल जाएगा, 6×3 18, मतलब 18,000, और ये 4×2 8 मतलब 8,000 रुपीज। ओके, अब इनका डिफरेंस ले लो, इनका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस हमेशा ही लेना है इनका, ये रूल है। देखो यहाँ पे, तो ये जब 18 और 8 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10,000 का।
साइन में मत जाना अभी, सिर्फ डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है 10,000 का है, और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, तो मतलब 1 का मान कितना मिल गया 10,000, और वहां पे हमारे x का मान कितना आया था 10,000 आया था ना, तो यहाँ पे 1 का मान कितना है 10,000 आया, और वैल्यू किसकी निकालनी है सम ऑफ देयर इनकम, तो इनकम का सम बाय रेशियो में यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, तो 7 का मान कितना मिल जाएगा मेरे को 7 × 10,000 मतलब 70,000। समझ गए। अब ये देखो, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखा, मतलब वो एक्स के टर्म में जो मैंने प्रोसेस लिखा था ना वहां पे, वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। ये देखो, ये मेरा इनकम है और ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे क्या है मेरा 4:3, और यहाँ पे क्या है मेरा 3:2, और नीचे क्या है मेरा सेविंग है। ओके, और यहाँ पे मेरा क्या है, ये 4,000 है, और ये मेरा क्या है 6,000। ओके, देखो वहां पे जो मैं काम किया करता था, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ उसको, 4x - 4,000 डिवाइडेड बाय 3x - 6,000 इक्वल्स टू 3/2। मेरा सबसे पहला काम यहाँ पे क्या था, इस 2 को इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई मारना, मतलब 2 × 4x - 4,000 ना, और सेकंड काम यहाँ पे क्या था 3 × 3x - 6,000। ओके, देखो अभी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये जो 2 है वो 2 को मैंने पहले 4 में मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 को पहले क्या किया 4 में मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में इसी 2 को मैंने किस में मल्टीप्लाई किया 4,000 में, तो इसी 2 को मैंने बाद में किस में मल्टीप्लाई किया 4,000 में मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 8x - 8,000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4,000 × 2 मतलब 8,000 रुपीज। समझ गए, सिर्फ x का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे x मतलब इसके टर्म में दिखा हुआ, क्योंकि ये इक्वेशन है, और यहाँ पे जो x का वैल्यू रहेगा वो रेशियो के फॉर्म में, मतलब 1 का मान यहाँ पे क्या निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किस में किया 3 में किया, मतलब तो ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 में मारो। ओके, फिर उसके बाद ये 3 का मल्टीप्लाई कहाँ पे हुआ 6,000 में हुआ, तो ये 3 का मल्टीप्लाई अब 6,000 में मारो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो 3 × 3 = 9, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 18,000 रुपीज। ओके, फिर यहाँ पे देखो, अब इतना करने के बाद इक्वल्स टू में क्या मिल जाएगा आपको 9x - 18,000 रुपीज। अब उसके बाद ये देखो, ये 9x और 8x में आपस में क्या होगा माइनस होगा, मतलब डिफरेंस आएगा उनका, कितना मिल जाएगा x, और उसके बाद जो ये 18,000 है वहां में जाके प्लस बन जाएगा, तो 18,000 में से क्या होगा 8,000 माइनस होगा, तो जब 18,000 में से 8,000 माइनस होगा तो उसका भी डिफरेंस मेरे को मिल जाएगा कितना 10,000, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को 10,000, और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है मेरा 10,000 है, और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना है 1 है, तो एक का मान कितना मिल गया मेरे को 10,000 मिल गया। जब एक का मान मेरे को 10,000 मिल गया, तो 4 और 3 मेरा क्या है 7 है ना, तो यहाँ पे 4x और 3x क्या था 7x था, तो x को क्या किया उसमें मल्टीप्लाई किया, वैसे ही जब एक का मान 10,000 है तो 7 का मान कितना होगा 70,000 होगा। समझ गए, कोई डाउट। जब रेशियो का डिफरेंस अलग हो, उनमें जो चीज ऐड हुई है जो माइनस हुई है, अगर वो डिफरेंस हो तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ये तरीका आपको उसके अंदर लगाना है। समझ गए। आज का लेक्चर भले ही दिमाग पे प्रेशर जाए, थोड़ा समझे थोड़ा ना समझ में आए, तो लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट मारना, समझ जाएगा। ओके ओके, तो देख लिया, ये जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे हमने लिखी है, ये ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो ऊपर ऊपर फॉर्मूला में किया है वही हमने एक छोटे से जगह में कर डाला है। तो दिमाग पे ये प्रेशर देता है या ये आपको प्रेशर देता है? हाँ, इसको थोड़ा समझने में और सीखने में टाइम जाएगा, लेकिन समझना और सीखना इतना ही मुश्किल नहीं कि आप लोग इसको हैबिट में ना उतार पाओ। ये देखो, जब मैंने ये वाला मेथड आपको बताया होगा तब आपको ये डायरेक्ट समझा होगा, क्योंकि ये आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आए हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नंबर को नंबर के पास लेके जाओ, एक्स वाले को एक्स के पास लेके जाओ, जो प्लस माइनस है उसको वहां पे कैलकुलेशन करने के बाद एक्स की एक वैल्यू निकाल लो और उसके अंदर पुट कर दो। ओके, बट ये जो मेथड है ये आपने आज पहली बार देखा है। ओके, जिन्होंने देख के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देख के रखा है उनके ब्रेन को लगेगा थोड़ा सा जोर, तो वीडियो क्या करना है 2 बार रिपीट करना है।
क्या करना है, 2 बार रिपीट करना है। अगर अच्छे से ब्रेन में फिट करना चाहते हो तो, अगर पहली बार जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा उसको तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि वो वीडियो को 2 बार देखो, भले उसको पहली बार में समझ गया हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि उसको पहली बार में समझ गया, लेकिन वो फिर भी वीडियो उसको 2 बार देखे, क्योंकि एक वीडियो को 2 बार देखने पे जो समझ डेवलप होती है ना, वो फिर निकलती नहीं है, वो कुछ टाइम तक सेव रहती है, और बार बार क्या करना है आपको, उसको रिवीजन देना है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या दिया हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, वे दोनों 2600 और 1800 रुपए की बचत करते हैं, तो बताए उनकी आय कितनी होगी। उनकी आय कितनी होगी। अब पिछली बार में क्या पूछ लिया था, सम, और अभी यहाँ पे क्या पूछ लिया, सेपरेट सेपरेट पूछ लिया। कुछ नहीं करना, पहले एक का मान तो निकालते हैं हम लोग, जब एक का मान निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे 5 और 3 में क्या होगा, उसका पुट कर देंगे उसको। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको ए, और यहाँ पे लिखना है आपको बी, और यहाँ पे क्या लिखना है, उनका आपको इनकम लिखना है। कितना दिया हुआ है, 5:3, और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, और इसका एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 9:5। ओके, और जो इसकी सेविंग्स है, सेविंग्स कितनी दी हुई है इसकी, ए की दी हुई है 2600 और बी की दी हुई है 1800। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना दिमाग में क्या कर लो, सेव कर लो। कंसेप्ट तो आपको पता ही है, बट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, रेशियो का डिफरेंस सेम है, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, प्लस जो उनके अंदर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है वो भी सेम नहीं है, तो आपको ये टाइप फॉलो करना है। और ये ज्यादातर आता है सिर्फ और सिर्फ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चंस में। अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन बने, और अगर नए क्वेश्चन बनते हैं तो अगर ये आपको आता है तो उसको आप लोग आराम से टैकल कर सकते हो। समझ गए। तो आज के लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट करना ना भूलना, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। तो इसके बाद बेसिक सा स्टेप जो जो था हम लोग का, क्या था वो, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ पे होगा, फिर इसका यहाँ पे होगा, और इसका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 5×5 = 9×3 = 27, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 26 × 5 00, तो यहीं पे आएगा 5×6 = 30, 3 कैरी, 5×2 = 10, 2 13। ओके, मतलब 13,000। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 18×9=162, तो 162,000। ओके, या आपको मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस कितना मिल जाएगा आपको, 3,200, और इसके बीच डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 2। मतलब 2 का मान कितना है यहाँ पे, अगर आप लोग एक्स के फॉर्म में करते तो यहाँ पे कितना मिलता है आपको, यहाँ पे मिलता है आपको 2x, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2। तो मतलब 2 का मान यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3,200, तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 1,600। और हमको क्या पूछा गया है, व्हाट्स देयर इनकम, उनकी इनकम कितनी है, उनकी आय कितनी है, सेपरेट सेपरेट। तो 5 और 3 में अलग अलग इसको मल्टीप्लाई मार दो। एक का मान कितना, 1,600, तो 5 का मान कितना, 1,600 × 5 मतलब 8,000। 16×5 = 80 और 00, और एक का मान कितना, 1,600, तो 3 का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 4,800 रुपए, और ये 8,000 रुपए। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, 8,000 और 4,800 रुपए। समझ गए, कुछ टफ था, टफ तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्वेश्चन जो पहले टाइप हो गया था बट 118 के बाद उसका नंबर आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 116। ओके, यहाँ से आपको एक नया टाइप वाला क्वेश्चन है। देखो जरा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा। जब भी अगर वो जोड़ने और घटाने की बात करे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, शब्दों पे जाना। जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन रहते हैं ना, उनका पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ शब्दों में रहता है। अगर उसने कभी सब्ट्रैक्ट की बात की या फिर ऐड करने की बात की, और क्वेश्चन इस टाइप में दिया हुआ जैसे मैंने आपको बताया है, तो जब भी अगर ऐसे वर्ड आपको मिले
तो उन वर्ड्स के साथ में उनके साइन लगाना मत भूलना। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, दो संख्याएं 5:8 में दी हुई है, वो दोनों नंबर से है 5:8 है। या यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो दूसरा अनुपात क्या बन जाएगा, 1:3। अरे दूसरा अनुपात क्या बन जाएगा, 1:3 का अनुपात बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, पहली संख्या में से 15 घटा दिया जाए, क्या निकाल दीजिए, 15 घटा दिया जाए और 18 जोड़ दिया जाए। ओके, 18 जोड़ दिया जाए, ये बात लिखा है। अब देखो इसको अगर आप लोग x के फॉर्म में लिखते हो तो कैसे लिखते, 5x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 18, क्योंकि आपने पहली संख्या में से क्या किया है, 15 को घटाया है और दूसरी संख्या में से क्या किया, 18 को जोड़ा है। तो अनुपात कितना बन जाता है आपका, 1/3। तो आप 3 का क्या करते, इस टर्म में मल्टीप्लाई होता तो ये माइनस में होता, और ये जो 18x है आप मतलब ये जो 8x प्लस 18 का आप लोग 1 में मल्टीप्लाई मारते तो ये प्लस में होता। अब ये जब ये जो -15 है और ये जो +18 है, जब ये दोनों एक साइड आएंगे तो मतलब नंबर तो एक ही साइड जाएगा, तो दोनों क्या माइनस में क्या होंगे, दोनों ऐड होंगे ना। सही बात है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 15x माइनस 45 इक्वल्स टू 8x प्लस 18। ओके, अभी देखो, अभी जो -45 है मेरा, ये क्या मेरा -45 है ना, इसको मैं वहां पे लेके जाता हूँ देखो, और ये 8x को यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 15 में से 8 गया तो कितना 7x इक्वल्स टू, और यहाँ पे 45 प्लस 18, ये दोनों क्या हो गया, आपस में ऐड हो गया है। अब अगर ये देखो, हम लोग इनका क्या लेते थे, सब्ट्रैक्शन लेते थे, मतलब इनके बीच का डिफरेंस लेते थे। अब इनके बीच का जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा अपने को, अभी तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं अगर ऐसे इनके बीच का डिफरेंस लूँ तो -15 और -18 लूंगा ना, ये -15 डिफरेंस प्लस 18, समझ गए। इसलिए ये साइन लगाना बहुत जरूरी है। कहां पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट का शब्द यूज किया हो, जहां पे कम बोला है ज्यादा बोला है वहां पे लगाने की जरूरत नहीं, वहां पे जो हम लोग नॉर्मल करते आए हैं वैसा करोगे तो भी चल जाएगा, समझ गए। चलो देखो अभी, तो यहाँ पे क्या मारना है आपको, इसको यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई मारना है, इसको यहाँ मारना है, इसको यहाँ मारना है और इसको यहाँ पे मारना है। तो 5 तिया 15, 8 एकम 8, और यहाँ पे कितना बन जाएगा आपको 18, और यहाँ पे कितना बन जाएगा आपको -45। ओके, कितना मिल जाएगा आपको -45। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 7, और इनके बीच के डिफरेंस कितना मिल जाएगा आपको -45 और -18। डिफरेंस है इनका, क्या है डिफरेंस, मतलब -45 डिफरेंस विद 18, कितना मिल जाएगा आप लोगों को -63 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा -63। तो 7 का मान कितना मिल गया मेरे को, -63। और इन लोगों ने पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर मैं 5 -8 करता हूँ डिफरेंस कितना जाएगा मेरे को, -3 का, तो मेरे को -3 की वैल्यू निकालनी है। इन शॉर्ट अगर 7 का मान -63 है तो -3 का वैल्यू कितना मिलेगा, -63 डिवाइड बाई 7 इंटू -3, तो माइनस से माइनस जाएगा, और ये 7 9 63, तो 9 3 27, तो कितना मिल गया मेरे को वैल्यू, प्लस में आंसर मेरा है कितना है 27 आया, तो ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। अगर आप लोग इसको एक्स से करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। जिन लोगों को ये नहीं समझ रहा है उनके लिए यही मेथड है कि ये 5x लिखे, 8x लिखे, -15 प्लस 18 इक्वल्स टू 1/3। ऐसा मेथड करते रहो, जिंदगी भर कुछ नहीं होने वाला है, नौकरी तो लगनी नहीं है इस मेथड, क्योंकि इस मेथड से नौकरी लगती थी 2010 में, क्योंकि वहां पे पेपर पैटर्न फिक्स था, सवाल फिक्स थे, सिलेबस फिक्स था, और उस टाइम का सिलेबस खत्म होता था 80 to 85 हावर्स में, पूरा सिलेबस खत्म हो जाया करता था। कितना, 80 से 85 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म। उस टाइम पे इतना लो सिलेबस हुआ करता था गवर्नमेंट एग्जाम का। बट आज के टाइम पे क्या है, एग्जामिनर चेंज हुआ है, जो पेपर बनाती है वो कंपनी चेंज हुई है, तो क्वेश्चंस की डिमांड भी बदली है। तो जो क्वेश्चन लंबे लंबे मेथड से किए जाते थे उनको अब इस मेथड में करना जरूरी हो गया। और ये ट्रिक ट्रिक नहीं है कोई, ये इसी में से निकला हुआ एक शॉर्ट फॉर्म का तरीका है। हमने किया वही है, मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, डिफरेंस लिया, लेकिन ये बड़े तरीके से अच्छा है कि हम लोग छोटे वे में उसको सॉल्व करके देखें, समझ गए।
समझा क्वेश्चन आपको? सिंपल था। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये तरीका बिल्कुल भी मत करना, मैं इसको मिटा रहा हूं। और जिसको भी करना रहेगा ना तो उसकी मर्जी भाई, छोड़ो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 हो गया, 117, 118 हुआ, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 के हमारा ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनकी व्यय का अनुपात कितना है? 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 बचाते हैं तो उनके खर्च के बीच में अंतर क्या है? उनके खर्च के बीच में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीओ एग्जाम, मतलब सीपीओ मतलब क्या है? दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ये, 2019। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, जो चीज हमको पता करनी है क्वेश्चन के लास्ट में देखो क्या पूछा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ पे डिफरेंस, वहां पे सम, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कुछ भी पूछ सकता है वो। डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, क्या पूछा है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर पूछा गया है। ओके, अगर आप इसको नॉर्मल से करते तो ये कैसा होता मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मल से करते इसको तो आपका इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? आपको इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है? सेविंग दिया हुआ है, तो आप लोग इसको यहाँ पे ले लो। तो इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ओके, और आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो इनकम का कितना दिया हुआ है? 3 और 5 ना, तो 3x डिवाइड बाय 5x। सेविंग कितनी है? ए की सेविंग है 16,000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे बी की सेविंग कितनी है? 26,000 रुपीज। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 4/7। ओके, तो यहाँ से जो आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, उससे तो पहले आप लोग का सबसे सिंपल रूल क्या होगा? आप लोग निकालोगे इनकम, निकालोगे जो 3x और 5x है, आप लोग इनकम निकालोगे, फिर इनकम में से आप लोग सेविंग को माइनस करके देखोगे। जो सेविंग जब माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर मिलेगा। और एक्सपेंडिचर मिलने के बाद आप इन दोनों का डिफरेंस लेके देखोगे कि इनका डिफरेंस कितना आया है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं रहेगा क्या अगर ऐसे सॉल्व किया तो? ओके, बट अब इसकी जगह क्या पूछा, अब मैं क्या करता हूं, मैंने फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज किया। देखो मैंने फॉर्मूला में क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। मेरे को पूछा गया था एक्सपेंडिचर, लास्ट में मेरे को क्या मांगा यहाँ पे? एक्सपेंडिचर मांगा है, मतलब खर्च मांगा है ना, तो मैं खर्च को एक्स लूंगा। तो जब मैं अगर खर्च को एक्स लूंगा तो मेरे को ये क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम। ये तो मेरा इक्वेशन है पहले वाले। तो एक्सपेंडिचर क्या दिया है मेरे को? 4x, ये डिवाइडेड बाय 7x माइनस, सॉरी प्लस, सेविंग कितना है? ए का 16,000 और बी का सेविंग कितना है? 26,000। और इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3:5। समझ गए? ओके, तो 3:5 इसका दिया गया। अब यहाँ से आप लोग जब x की वैल्यू निकालोगे और वहां पे जब पूछा जाएगा डिफरेंस, तो आप लोग इसका डिफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे समझिए, अगर आपको इस टाइप में सॉल्व करना है तो जो पूछा जाए उसको x के इक्वेशन में डाल के सॉल्व करना। समझ गए? जो पूछा जाए उसको x के इक्वेशन में डाल के सॉल्व करना, तो ही आपका सॉल्व होगा। नहीं, अगर वैसा नहीं काम करते हो तो बड़ा लंबा सा एक हाईवे जैसा रास्ता है, चलते जाओ, देखो कब सॉल्व होता है। तुम लोग का 10 साल 20 साल लग जाएंगे फिर। ओके, देखो यहाँ पे तो जो x का वैल्यू आप लोग निकालोगे वो आप लोग लो और 3x में डाल के सॉल्व कर लो। बट हमको क्या करना है, हमने यही मेथड देखा। देखो ऊपर का फॉर्मूले मत जाओ, ऊपर के फॉर्मूले बिल्कुल मत जाओ। हमने यही एक्स में कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, और ये रेशियो निकल के आता है, हमने देखा है। तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला है, जो आपको पूछा जाए, जो आपको पूछा है आप लोग क्या करो, आप लोग उसको लिख दो कहां पर? ऊपर। यहाँ से आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया खर्च, मतलब एक्सपेंडिचर पूछा गया ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दो? आप लोग यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिचर। क्या लिख दो यहाँ पे? एक्सपेंडिचर ऊपर के साइड लिख दो और इनकम नीचे लिख दो। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? ये मेरा है 4:7 और ये इनकम मेरा कितना है? 3:5। ओके, और यहाँ से मुझको क्या मिल जाएगा? सेविंग। और यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को? इसका रेशियो। ओके, सेविंग कितना दिया हुआ है मेरे को? ए का दिया हुआ है 16,000 और इसका कितना दिया हुआ है? 26,000 रुपीज। मुझे क्या करना है? मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका
यहाँ पे देखो, जिसको अगर एरो की दिक्कत रहेगी ना, मैं एरो का भी ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे एरो कहाँ से निकालना है आप लोगों को समझने के लिए। देखो ये जो 5 है ना, इससे 2 साइड एरो यहाँ पे निकालो, जो नीचे दिया हुआ है ना उससे 2 साइड का एरो निकालो। अगर ये 3 है तो 3 से एक एरो यहाँ पे और एक एरो यहाँ पे, बन गया ये क्रॉस। बस सिंपल है, सॉल्व कर लो अब। देखो तो 5 चौक 20, 7 या 21, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 26 इंटू 3 मतलब 78, तो 78,000, और यहाँ पे 16 पचे 80 मतलब 80,000 रुपए। ओके, तो इनका अंतर निकाल लो अभी। इसका मतलब 20 और 21 के बीच में अंतर, इसका मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2,000 अंतर मिल जाएगा। ओके, जब 2,000 अंतर मिल जाएगा तो एक का मान मतलब 2,000। तो वैल्यू किसका पूछा गया, उनके खर्च के बीच में अंतर, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का है ना, तो 3 का मान निकालो यहाँ पे 6,000 रुपीज। ओके, हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी आएगा 6,000 रुपीज। कुछ टफ क्वेश्चन था? टफ तो नहीं था बिल्कुल भी, सिंपल सा मेथड था। अब देखो मैं एक्स वालों के लिए जो एक्स से पढ़ना चाहते उनके सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। 4x/3x, यहाँ पे कितना मिल जाएगा प्लस 16,000, और यहाँ पे प्लस 26,000 रुपीज इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा मेरे को 20x प्लस 16 पचे 80 इक्वल्स टू 9x। किधर तो कुछ तो गलती हुआ, हाँ यहाँ पे 7x आएगा, बरोबर 7x आएगा तो 21x में मिलेगा। 3x कहाँ से आ गया? हम्म, कितना 7x, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 21x प्लस 78,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 20x यहाँ पे जाएगा, और ये 78 जब, और ये 78 जब यहाँ पे आएगा यहाँ पे माइनस होने के लिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक्स का मान कितना मिल जाएगा मेरे को 2,000 रुपीज। और पूछा क्या गया इनके बीच का अंतर, तो 4 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है 3x का, तो 3 इंटू 2,000 मेरे को कितना मिल जाएगा 6,000। देखो प्रोसेस वही है, तरीका वही है। अगर आप लोग इसको स्पीड में कर पाते हो तो भी ठीक है, नहीं तो ये तो है भाई बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड है आपको इसके, ये मतलब ये जो तरीका दिया हुआ है ना, आपको ये फॉलो करने के लिए फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। बट इस मेथड के लिए, मतलब ये जो तरीका मैंने बताया आपको, फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखना है। जो चीज पूछी गई है, जो चीज क्वेश्चन के एंडिंग में पूछी गई है, या फिर जो चीज क्वेश्चन मांग रहा है, उसको क्या करना है आपको ऊपर लिखना है, और जो दूसरी चीज दी हुई है उसको नीचे लिखना है, और जो मेरा बचत है उसको तो नीचे ही लिखना है। समझ गए? अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे इनकम नीचे आएगा, एक्सपेंडिचर ऊपर नीचे होगा, ऐसे अभी देखो आज से ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलना शुरू हुए। मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के कुछ दिन आपके बेसिक्स के लिए जाएंगे, बट उसके बाद क्या होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलना शुरू होंगे। समझ गए? तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना। नहीं समझ रहा है तो कोशिश करो। देखो जब चीज कोई आपको नहीं समझती ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बोलते लीव इट यार, नहीं करना है अब इसको, नहीं मेरे को समझ रहा है। बट अगर आप टिके रहोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे, देखो अगर आपके दिमाग पे जोर लग रहा है, इसका मतलब कि आप लोग कुछ नई चीज सीख रहे हो। अगर जो चीज सिंपली आपके दिमाग को समझ में आ गई, मतलब आपने सीखा नहीं, वो आपको पहले से मालूम थी। अगर मैं आपको बोलूं कि 2+2 4 होता है, तो ये आपको दिमाग को मालूम थी ना, कि कोई टीचर थोड़ी सिखाया आपको कि 2 और 2 4 होता है। अगर कोई आपको बोले कि 2 और 2 5 होता है, मेरे को प्रूफ करके दिखाओ, और 2 और 2 5 प्रूफ होता भी है, मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन। ओके, तो देखो ये होती है नई चीज, ये आपको दिमाग को देती है जोर। अगर कभी भी आपके दिमाग को ऐसा फील हो मैथ्स पढ़ते वक्त कि मेरे को ये नहीं समझ रहा, मतलब वो आपके लिए एकदम न्यू चीज है, तो उसको पढ़ो यार। नई चीज को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी मैथ्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिलेबस खत्म करना है। और जो चीज आपको नंबर दिला सकती है, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 80% नंबर दिला ही सकती है। 20% क्वेश्चन बोल सकते हैं शायद नहीं आए, बट 80% क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में से ही आते हैं। जितने टाइप्स में सिखाऊंगा उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो अगर नई चीज है तो उसको सीखो, छोड़ो बिल्कुल भी मत। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? बंटी की मिठाई के डब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का अनुपात कितना है? 7:13। उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम्स लेने के बाद अनुपात कितना बच गया उसका? 1:2 बच गया। कितना अनुपात बच गया उसका? 1:2 बच गया। अब उसके पास कितनी बची होंगी? अब उसके पास कितनी क्या कैंडीज आएगा यहाँ पे, कितनी कैंडीज बची होंगी? तो कितने, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कैंडी आएगा। ओके, कितनी कैंडी बची होंगी? अब देखो वो पूछा क्या? अब उसके पास, अब देखो मतलब वो ओल्ड वाला नहीं पूछ रहा है, अब उसको नए रेशियो में से पूछ रहा है कितना है। तो अब जो नया वाला रेशियो वो मेरा कितना है? 1:2 है ना। तो नए रेशियो में कैंडीज की संख्या कितनी है वो उसको बतानी है। नए रेशियो में कैंडीज की संख्या कितनी है वो उसको बतानी है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? पहले वाले का रेशियो लिखना है 7:13। उसके बाद कितनी बची है अभी? 1:2। और जो उसने खत्म की कैंडीज कितनी खत्म की? 8। और चिंगम कितनी खत्म की? 11। तो इसको यहाँ पे क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 7 दूनी 14 और यहाँ पे 13 एकम 13 और यहाँ पे 11 एकम 11 और 8 दूनी 16। वेट, ये हम क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। आंसर इससे भी आएगा लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा होगा और मैं आपको सिखा रहा था शॉर्ट वाला। ओके, इससे जो आंसर मिलेगा ना हम लोग को, वो उसका वो रेशियो जो होगा वो क्या होगा? 7:13 वाला होगा। और मैंने क्या बोला आपको? जो चीजें हमको निकालनी है वो ऊपर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? 7:13 लिखा था। तो हम लोग को पहले वाली का मान मिलता है 7:13 में कैंडीज कितनी और च्युइंगम्स कितने, तो उसमें से हम लोग को 8 और 11 माइनस करना पड़ता, तब बाद में हम लोग को नया रेशियो मिलता, तब उसका जो वैल्यू होता वो हमारा आंसर होता। तो उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना। मैंने क्या बोला था? अब कितनी चाहिए? तो पहले 1:2 आएगा, 1:2 ऊपर आएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? 7:13 नीचे आएगा। याद से जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखना है, जो चीज निकालनी है उसको क्या करना है? उसको ऊपर रखना है। और नीचे यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 8 और 11। ओके, अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 13 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 14 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 77 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 13 8 104। ओके, अभी देखो, अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? इनके बीच में डिफरेंस कितना है? इनके 104 और 77 के बीच में डिफरेंस कितना है? 14 में से 7 गया 7 और 9 में 7 गया 2, मतलब 27 का यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का। तो एक का मान कितना है यहाँ पे? यहाँ पे एक का मान है 27 और आपसे पूछा गया अब उसके पास कितनी कैंडीज बची होंगी? कैंडीज मतलब ये है ना पहला वाला कैंडीज और ये च्युइंगम। तो कैंडीज में कितना? एक है और मेरे को मिला कितना? एक मिला। तो एक का मान कितना? 27। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 27। यहाँ पे मल्टीपल काम नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन एक स्टेप 2 स्टेप आगे है। अगर कैलकुलेशन एक ही स्टेप में खत्म हो रहा होता जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में था, वहां पे हम लोग रेशियो को बराबर करने के बाद में जो डिफरेंस था उसको क्वेश्चन में दिए हुए डिफरेंस से डायरेक्ट इक्वल्स टू करके एक का वैल्यू निकाल लेते थे और देखते थे ऊपर क्या मांगा है, ऊपर जो भी मांगा है उसका मल्टीपल देखते थे। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर मल्टीपल मिलता भी है तो वो लक बाय चांस बहुत कम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला? एक एक बोला गया यहाँ पे। अगर हाँ रेशियो अगर 2:1 होता और 2 बोलता आपको, तो आप लोग देखते कि 2 का मल्टीपल कौन सा? तो केवल ऑप्शन सी यहाँ पे होता। ओके, बट यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 क्या यूनिवर्सल मल्टीपल है ना, एक तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो वहां पे क्या आएगा? वो चारों आंसर बन सकते थे। इसीलिए ये जो तरीका है मल्टीपल वाला, ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस तक ही रखो यार, उसके बाद में तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 121, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही क्या हो गए? शहीद हो गए। ओके, तो कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात कितना हो गया? 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? युद्ध के बाद पूछा गया। देखो युद्ध के बाद, अब ये जो मेरा
3:10 दिया गया है, देखो 3:10 दिया गया है। ये मेरा कैप्टन है और ये मेरे सोल्जर्स हैं, ओके, मतलब सिपाही। तो क्या बोला गया, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी होगी? युद्ध के बाद तो नया नया रेशियो क्या है, वो 3:10 का है ना, तो मतलब मेरे को 10 का वैल्यू निकालना है। अब जो भी मेरा आंसर 10 का होगा वो मेरा क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन 10 के मल्टीपल है, तो मल्टीपल वाला खेल यहाँ पे नहीं चलने वाला, समझ गए? तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को सॉल्व करना होगा। क्या पूछा गया है? युद्ध के बाद वाला, मतलब नया नया रेशियो का वैल्यू पूछा गया। तो जो पूछा जाएगा उसको क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है, मतलब 3:10। देखो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, एक में नहीं समझ में दूसरे में समझेगा, दूसरे में नहीं आया तीसरे में समझेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए मैंने। अभी तो केवल हम लोग 121 पे, अभी 200 तक जाना है। अब यहाँ तक पहुंच गए तो वहां तक भी पहुंच ही जाओगे। और जब मैं नंबर सिस्टम का टोटल 200 क्वेश्चन का सीरीज लूंगा ना, तो देखते कि कितने बच्चे बैठ पाते कंटिन्यू। वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए चैलेंज होगा कि उतना घंटा लेक्चर लेना और आपका उतना घंटा लेक्चर देखना कैसा होता है, ओके। देखो तो यहाँ पे मेरे को, मैंने 3:10 लिखा और यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2:7 लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, युद्ध के दौरान क्या होगा, 25 कैप्टन मारे गए और 100 सिपाही शहीद हुए। ओके सॉरी, 25 कैप्टन शहीद हुए और 100 सिपाही भी शहीद हुए। बोलते वक्त भी उनके लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, मरते नहीं वो लोग। ओके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखा है, नया रेशियो निकालना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 7×21, 10×20 और ये कितना बन जाएगा मेरा 200 और ये कितना बन जाएगा मेरा 175। ओके, 7×25। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 25। तो 1 का मान कितना है यहाँ पे 25 है, और मेरे को निकालना है किसकी वैल्यू है, 10 की वैल्यू। मेरे को 10 की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब 10 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो 10 मतलब कितना होता है, 250 होता है, समझ गए? तो मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, नॉट सो मच टफ, इजी क्वेश्चन था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना कुछ ऐसा ही है, इसमें अगर कम समझा रहेगा तो वो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 122 मेरा क्या बोल रहा है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात कितना था, 5:3 था। टैंक और प्लेन का अनुपात, मतलब टैंक और ये प्लेन। अभी अनुपात नहीं नहीं लिखना है, जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है। देखो युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी, युद्ध के बाद, मतलब नया रेशियो पूछा है। तो नया रेशियो क्या है मेरा, 2:1 ना, नष्ट होने के बाद वाला रेशियो। ओके, और पहला वाला रेशियो क्या है मेरा, पहला वाला रेशियो है 5:3। और टैंक कितने नष्ट हुए थे 1000, और प्लेन कितने नष्ट हुए थे 800। ओके, तो क्या लिखना है आपको, ये या ऐसा मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, तो देखो यहाँ पे 3×2=6, 5×5 8, 5 5×8=40, मतलब 4000, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 3000 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है आपका 1 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका 1000 का है। तो 1 का मान कितना है यहाँ पे आपका 1000, और आपको पूछा क्या गया है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के बाद मतलब ये ऊपर वाला कितना 2 है, तो 2 का मतलब कितना मिलेगा मेरे को 2000 रुपीज में, 2000 हो जाएगा टैंक, मतलब 2000 टैंक अभी बचे हैं। तो मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गया, सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये जो मेथड मैंने बताया है ना, इसको कम से कम तो हाथ से आप लोग 5 बार लिखिए यार। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ गया तो भी, समझ गया तो भी लिखो 5 बार। और अगर मैं मान के चलता हूं, अगर आप लोग क्वेश्चंस भी लिख रहे हो ना, तो आपकी मोर देन तो 50% बुक अभी तक भर चुकी होगी यार, सिर्फ रेशियो से। जिसने क्वेश्चन प्रिंट मार के रखा होगा उसका नहीं पता, बट अगर क्वेश्चन के साथ लिख के चल रहे हो तो इतनी तो बुक आपकी भर चुकी होगी, क्योंकि जब मैंने लिखा था मेरी बुक भर गई थी उतनी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 क्या है मेरा, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में खर्चा करते हैं, मतलब व्यय
करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी की दोनों का महीने का बचत 5000 रुपीज है तो बी की मासिक आय क्या है? ये आपका नया टाइप है। ये आपका क्या है? नया टाइप है। अब देखो इसमें एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो आपको और प्रेशराइज कर रहा है। वो मतलब वो देखना चाहता है कि बच्चा कितना प्रेशर झेल सकता है क्वेश्चन को लेके। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था और सेविंग का अमाउंट दिया हुआ था। सेविंग का अमाउंट दोनों में दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है, इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है और सेविंग का भी रेशियो दिया है। और निकालना क्या, और मंथली इनकम निकालना, और वैल्यू केवल एक दी है, दोनों का मंथली इनकम। तो समझ पा रहे हो, क्वेश्चन का टैकल होगा, जरूर होगा यार। अगर क्वेश्चन बना है तो आंसर भी तो बना ही होगा ना इसका। अगर क्वेश्चन बना है तो आंसर भी क्या होगा, इसका बना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो अगर बेसिक वाले मेथड से करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। अगर मैं दिखाता हूं आपको बेसिक वाले से कैसे होगा, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाइलाइटर कहाँ गया भाई, इसमें क्या बोला गया है, ए और बी, ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, दोनों की कुल मासिक बचत कितनी है, 5000 रुपीज है। यहाँ पे उन दोनों का सम दिया गया जो मंथली सेव करते हैं, और यहाँ पे कितना दिया गया, ये 4:1 कितना दिया गया, उनका रेशियो दिया गया है। अब आपको एक मतलब बचत का रेशियो और बचत का वैल्यू तो दिया हुआ है, मतलब आप लोग ये जो बचत करते हैं उसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। देखो अभी कैसे निकालोगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बचत कितना दिया हुआ है, 4:1, ए और बी का क्या दिया हुआ है, ये बचत मतलब सेविंग दी हुई है, ओके। और इसका सम कितना दिया हुआ है, 5000 रुपीज दिया हुआ है। बट ये रेशियो में कितना है, 5 है, मतलब 5 का मतलब कितना होता है, 5000 रुपीज। तो एक का मतलब यहाँ पे कितना है, 4000 रुपीज, ओके। एक का मतलब यहाँ पे नहीं, 4 नहीं, 1 है, 1। एक का मतलब यहाँ पे कितना है, 1000 रुपीज है। तो 4 का मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4000 रुपीज मिल जाएगा। मतलब ए और बी कितना बचत करते हैं, 4000 रुपीज और 1000 रुपीज। अब जब हम लोग को बचत की वैल्यू मिल गई तो ये क्वेश्चन जूने जैसा बन गया। अब नीचे क्या लिखा है, मासिक आय लिखी है ना, तो ऊपर आपको क्या लिखना है, ऊपर आपको इनकम लिखना है। अभी मैंने बोला है जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रखना है, जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रखना है, और जो मतलब ऑब्वियसली उसके अलावा जो भी बचेगा वो आपको नीचे रखना है। तो ये तो वैल्यू मिल गई आपको, 4000 और 1000 रुपीज। तो इतना ब्लैंक स्लाइड है, हाँ है, चलो देखो अभी तो ब्लैंक स्लाइड पे जाता हूं मैं। यहाँ पे क्या मेरा आय है, कितना दिया हुआ है, वो 2:1 दिया हुआ है। और जो उसका व्यय है मतलब एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इनकम और ये एक्सपेंडिचर, ये मेरा कितना रेशियो दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। और जो मेरा बचत मेरे को मिला है, मतलब सेविंग्स मेरे को मिली है, वो कितनी मिली है मेरे को, 4000। वेट वेट, ये नेक्स्ट स्लाइड में ना क्वेश्चन नहीं है ना, जूने पे ही जाते हैं। क्या यहाँ पे क्वेश्चन के साइड में रहता है ना, थोड़ा अच्छा भी लगता है, ओके। तो मैं इतना सब मिटा देता हूँ, बस वैल्यू याद रखो, 4000 और 1000 कैसे निकाला था, ओके। चलो देखो, ये आपका नया टाइप है। और ए और बी का जो बचत है वो यहाँ पे कितना, 4000 और 1000 क्या उसका बचत है, ओके। ये ए का है और ये बी का है। तो यहाँ पे ऊपर मेरा क्या आएगा, ऊपर मेरा आएगा इनकम, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो इनकम का रेशियो मेरा कितना है, 2:1, और एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरा कितना है, 5:3। और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा सेविंग मिल जाएगा। ए कितनी सेविंग करता है, 4000 रुपीज की। ए कितनी सेविंग करता है, 4000 रुपीज की, ओके। और बी कितनी सेविंग करता है, 1000 रुपीज की। तो क्या करना है आपको, बी की मासिक आय निकालने तो पहले एक का वैल्यू पता करो, और जो एक का वैल्यू आएगा वही उसका मासिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही दिया हुआ है, ओके। तो एक की वैल्यू निकाल लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 दूना 6, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 5000 मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 12000 मिल जाएगा। और यहाँ पे इनका अंतर कितना, एक का, और यहाँ पे अंतर कितना, 7000 का। तो मतलब एक का मान कितना मिल जाएगा आपको, 7000 मिल जाएगा। और वही हमको निकालना है कि बी की मासिक आय कितनी है, 7000 रुपीज। बी की मासिक आय, अब अगर आप लोग इसको एक्स से करते तो कैसे करते, देखो इनकम पूछा था तो 2x डिवाइडेड बाय एक्स होता,
ओके, क्योंकि नीचे क्या 1 है तो 1x होता है, चलो 1x लिख दिया। माइनस कितना, माइनस होता है इसका 4000, और ये माइनस कितना होता है मेरा, ये होता है मेरा 1000 माइनस होता, इक्वल्स टू जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 5:3। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकालते हैं और b की मासिक आय कितनी है यहाँ पे 1x है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 7000 नहीं आती, x की वैल्यू कितनी आती है आपको 7000 आती। बस ये जो 4000 और 1000 निकालना, यही ट्रिक आपको समझना था कि वो कैसे निकाला जाए। देख रहे हो, ये क्वेश्चन 2016 का है, और 2018 में जब टीसीएस ने लिया था तो वो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएगा। अभी तो आगे पढ़े हैं क्वेश्चंस, वेट करो। जिस दिन मैं प्रीवियस ईयर लूंगा ना चैप्टर्स का, मतलब अभी धीरे धीरे चालू किया है नंबर सिस्टम का भी, आने वाले जो चैप्टर मैंने सिखा दिया, जैसे ही रेशियो खत्म होगा तो रेशियो का भी प्रीवियस ईयर में लेके आऊंगा, सीडीएस का भी और एसएससी का भी। ओके, तो देखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टीसीएस कैसे कैसे क्वेश्चंस बना के पूछता है। अगर एक चैप्टर पे आप लोग 200 से 250 क्वेश्चन कर लोगे तो, और उसकी प्रैक्टिस करते रहो बार बार, नई चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैंने दिए ना उसको ही कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज मारो, उसको ही 4 से 5। और मैथ्स को ना कभी देख के सॉल्व मत करने का ही नहीं, देख के सॉल्व, उसको क्या करना है बार बार लिखो उसको। और ऐसा सुंदर राइटिंग में नहीं लिखना, एक रफ बुक ले लो और रफ बुक में जैसा सॉल्व करने को जमता है वैसा सॉल्व करो आप लोग। तो मैंने जितने क्वेश्चन दिए ना कोई कम क्वेश्चन नहीं है। नंबर सिस्टम में मैंने आपको कम से कम 350 क्वेश्चन सिखा दिए, 350 से ज्यादा क्वेश्चन। अगर आप लोग उतना ही प्रैक्टिस करते हो ना तो नंबर सिस्टम जो एग्जाम में आता है 90% क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। और जब मैं प्रीवियस ईयर सिखाऊंगा ना तो उसमें और कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कम से कम नई नई करके में ना 6 से 7 नए कंसेप्ट मिलेंगे आपको, जो मैं क्वेश्चंस के दौरान ही आपको सिखाऊंगा। तो जिसने भी नंबर सिस्टम पढ़ के रखा है और जो नए कंसेप्ट पढ़ने हैं उसको, वो वीडियो को जरूर देखेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये मिटा देता हूं क्योंकि ये सॉल्यूशन पीडीएफ जाती है आपको। हाँ, कोई जो इसको ना प्रिंट मत मारने लगना तुम लोग सॉल्यूशन पीडीएफ को। ओके, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था। अब इसको देख के ना डरना मत, इसको देख के डरना मत। जब आप परसेंटेज पढ़ोगे ना ये आपको क्या लगेगा, हलवा लगेगा, ये एकदम हलवा। अभी तो परसेंटेज मैंने आपको सिखाया नहीं, बट आप जब परसेंटेज पढ़ोगे तो आप इसको एकदम चिंदी समझोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, 66 2/3 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है इसका मतलब 2/3। इसका मतलब यहाँ पे कितना होता है, 2/3 होता है। और वो 2/3 कैसे आता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 66 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अभी परसेंटेज है मतलब 300 आएगा क्योंकि 100 मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरा कितना होगा 198 प्लस 2 मतलब कितना होता है 200 डिवाइड बाई 300, जीरो से जीरो, मतलब मेरा ये रेशियो कितना बन गया 2/3 बन गया। तो ये 2/3 होता है, आपको याद करके लेना है। परसेंटेज में कम से कम आपको ऐसे 24 से 25 परसेंटेज की वैल्यू है जो आपको याद करके रखनी है, और वो मैं परसेंटेज के चैप्टर में बताऊंगा। आप उनको देखो, वैसा मतलब रट्टा मारने के वे में याद नहीं रखना है आप लोग को। मैं आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा कि वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अभी जो मेथड मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये देखो, इसके ऊपर ना कम से कम ना अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पड़े हुए। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए अभी। तो ये मेथड क्या होगा, अगर आप जब आप सब लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना, वो आपके हाथों पे बैठ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, धीरज रखो। अभी के लिए फिलहाल इसको आप लोग याद रखो कि ये कितना होता है 2/3 होता है। इसको मेमोराइज कर लो क्योंकि आगे आपको और मेमोराइज करनी है। परसेंटेज में आपको कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो आपको वो याद करना पड़ेगा लॉजिक के साथ। ओके, चलो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ए और बी के आय का अनुपात कितना है 5:7। ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 की बचत करते हैं। देखो बचत दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए का व्यय बी के व्यय के 66 2/3 परसेंटेज के बराबर है। अगर मैं क्या बोलूं कि ए का, ये क्या एक्सपेंडिचर की बात कर रही है मतलब व्यय की, तो ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर के कितने के बराबर है, कितने के बराबर है 66 2/3 परसेंटेज के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको 66 2/3 की वैल्यू बताई है ना, कितनी उसकी वैल्यू है।
कितनी उसकी वैल्यू है 2/3, तो 2/3 और ये मेरा क्या ए है, तो ए बाई बी कितना मिल जाएगा मेरे को 2/3 मिल जाएगा। मतलब ए रेशियो बी एक्सपेंडिचर के लिए कितना है 2:3 है। समझ गए, एक्सपेंडिचर के लिए कितना है ये 2:3 है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको इनकम लिखनी है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है एक्सपेंडिचर लिखना है। तो इनकम कितनी है उनकी 5:7, एक्सपेंडिचर कितना मिल गया 2:3। और ये जो नीचे सेविंग आएगा उनका, सेविंग कितना है ए का सेविंग है 4,000 और इसका सेविंग है 5,000। तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अभी, बस आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे क्या पूछा गया लास्ट में, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम पूछा गया इसलिए इनकम को ऊपर रखा है। अगर पूछा जाता टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, तो ये जो एक्सपेंडिचर वाला ये ऊपर होता। समझ गए, तो 5×3 = 15, 7×2 = 14। यहाँ पे कितना मिलेगा 5,000 इंटू 2 मतलब 10,000 और 4,000 इंटू 3 मतलब 12,000 रुपीज। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 2,000 का। ओके, ये 2,000 का है और इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। तो एक का मान कितना मिल गया मेरे को 2,000 मिल गया। और पूछा गया उनकी टोटल इनकम पूछी गई है, क्या पूछी गई है टोटल इनकम। तो 7×5 कितना मेरा 12 है, एक का मान 12 मतलब 12 का मान कितना मिल जाएगा 12 इंटू 2,000 मतलब 24,000 रुपीज। समझ गए 24,000 रुपीज मतलब ऑप्शन सी। समझ गए, कोई डाउट, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। बस 66 2/3 का जो था ना, ये दिमाग घुमा सकता है आपका, इसलिए इसको देख के डरना नहीं। और मैं बता रहा हूँ जितने परसेंटेज मैंने आपको बता दिए स्टैंडर्ड वाले 99.99% वही परसेंटेज आपको एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। और स्टैंडर्ड परसेंटेज अगर आपको याद रहेगा तो ये 66 2/3 की जगह आप लोग डायरेक्ट ये वैल्यू रख के आओगे। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग उसको सॉल्व करते बैठोगे और वहां पे आपका टाइम क्या होगा वेस्ट होगा। समझ गए, वो सॉल्व करते अगर आपको नहीं बैठना तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। और अगर कभी लग बाई चांस अगर ऐसा परसेंटेज आया तो स्टैंडर्ड नहीं होता है, मतलब जिसकी वैल्यू मैंने आपको नहीं लिखाई है या जो स्टैंडर्ड नहीं है, तो कुछ नहीं, आपके अस्त्र शस्त्र जो है जोड़ घटाना मल्टीप्लाई डिवाइड वही आपको लेके बढ़ जाना उसको और करते बैठना। मैं तो बोल रहा हूँ वैसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना। अभी जब हम लोग सीडीएस का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना जिनको एग्जाम में छोड़ना जरूरी था। अगर उनको नहीं छोड़ते तो पूरा पेपर खा गए होते। ऐसे सवाल भी आए हैं जो कम से कम तो 15 मिनट का समय लेते हैं, उसके ऊपर का समय लेते हैं सॉल्व होने के लिए। और वैसे क्वेश्चंस को हमको टाइम नहीं देना है, लीव दैट क्वेश्चन। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, पागल हो गया यार। मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, मैक्स टू मैक्स एक मिनट। और जितने कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं देख लेना, 200 में से 90% 95% क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट के अंदर कर पाओगे खुद से जब घर पे ट्राई करोगे तो। क्योंकि उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसका प्रिंट मार लेना और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना कि 1 मिनट के अंदर आपका एक क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया है। और वो 200 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में तो आपके मन में कुछ डाउट बचना ही नहीं चाहिए कि और क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्योंकि जितना मैं बता दूंगा ना 95% आपका वहीं से आएगा वो चैप्टर। और नंबर सिस्टम आपका 12 से 13 मार्क्स कवर करता है, तो आपके मिनिमम देखो मैं कंप्लीट अगर मार्क्स नहीं पकड़ता तो 10 मार्क्स तो पक्के आपके एग्जाम में। अब जब 100 में से 10 मार्क्स पक्के हो गए आपके, तो बाकी 90 के ऊपर मेहनत करनी है। और ये जो रेशियो है उसी 90 के ऊपर क्या है सेकंड स्टेप है अपना। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी हमारा बाकी है, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चैप्टर भी कंप्लीट होगा, जरूर होगा वो। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 देखो, क्वेश्चन नंबर 125 मेरा क्या बोल रहा है, ये आपका नया टाइप है। देखो टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं इसीलिए आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सीधा। अगर आप लोग बुक उठा के देखोगे ना, तो मार्केट में 1-2 बुक को छोड़ के ना हर बुक में कैसे भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। कभी ये कभी वो, कभी इस टाइप का, उसके नीचे दूसरे टाइप का क्वेश्चंस। 1 से 2 बुक छोड़ के आपको किसी और बुक में सेम टाइप, मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाले। समझ गए।
अगर टाइप वाइज करवा रहा हूँ तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छी वाली। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 5:3 और उनका खर्च कितना है 9:5। उनका खर्च कितना है 9:5 के अनुपात में है। यदि ए और बी, यदि ए की आय बी के खर्च का दुगना है तो ए की बचत का अनुपात क्या होगा? ए की बचत का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। एग्जामिनर ने एक सेंटेंस में क्वेश्चन घुमा डाला और वो सेंटेंस कौन सा है? यदि ए की आय, यदि ए की आय बी के खर्च का दुगना है, यदि ए की आय बी के खर्च का दुगना है, समझ गए? और यहाँ पे क्या पूछ लिया? रेशियो पूछ लिया। अरे पहले मालूम तो पड़े बचत कितना कर रहे हैं वो लोग, तब बाद में तो रेशियो निकालेंगे डिवाइड करके। पहले वैल्यू तो मालूम हो। देखो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, इनकम लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आपका एक्सपेंडिचर है। ओके चलो, तो इनकम कितना दिया हुआ, ये अपना ए अपना बी है। इनकम कितना दिया हुआ इसका, ये 5 और ये 3 और ये 9 और ये 5। अब मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे x और यहाँ पे y और यहाँ पे y। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर आपने यहाँ पे x क्यों किया और यहाँ पे y क्यों किया? अरे भाई इनकम अलग रेशियो है और एक्सपेंडिचर अलग रेशियो है, समझ रहे हो ना? क्योंकि अलग रेशियो में अलग एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि ये जो मेरा 2000 रेशियो 1000 है, इसमें से मैं क्या करता हूँ 1000 को निकाल देता हूँ, तो क्या मैं मेरे को बचेगा यहाँ पे 2:1 मेरा यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा? 2:1 मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं आपको लिखूं 4000 नहीं 400 और यहाँ पे मैं लिखूं आपको कितना, लिखूं मैं यहाँ पे आपको 200 लिखूं। ओके, तो इसमें से मैंने क्या क्या डिवाइड किया, 100 को डिवाइड किया और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे रेशियो कितना मिलेगा 2:1। अब देखो अभी दोनों रेशियो सेम है, तो क्या जो मैंने डिवाइड किया मतलब जिसको मैंने निकाला वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का टर्म था, मतलब यहाँ पे 1000 था और यहाँ पे कितना है वो 100 है, तो क्या ये दोनों सेम थोड़ी ना था? ये मेरा 1000 और ये मेरा 100, क्या ये दोनों सेम था? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं था। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग केस में अलग अलग ही होते हैं, तो मैंने यहाँ पे उसको x माना है और यहाँ पे उसको मैंने y माना है। समझ गए? जिसके मन में डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब किसके मन में कौन सा डाउट आ जाए लेक्चर के बीच में, और वो लेक्चर के दौरान ही क्लियर होना चाहिए। समझ गए? और अगर कोई भी डाउट आता है तो मैंने वो डाउट कैसे पूछना है मैंने आप सबको बता के रखना है, बता के रखा है मैंने। जीमेल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन तीनों चीज के ऊपर आप डाउट पूछ सकते हो। और अगर मोस्ट कंफर्टेबली डाउट पूछना है तो टेलीग्राम के ऊपर, जहां पे मैं एक्टिव रहता हूँ। ओके चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हमारा सेविंग है। अब सेविंग क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस ही तो सेविंग होता है, क्योंकि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब मैं एक्सपेंडिचर वहां भेजूंगा, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब सेविंग होगा, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस मेरा सेविंग होगा। तो इसका भी मेरे को क्या करना होगा? डिफरेंस लेना होगा ना। तो मतलब 5x माइनस 9y रेशियो 3x माइनस 5y। अब मेरे को जब तक इस दोनों का वैल्यू पता नहीं चलता, किन दोनों का? इन दोनों का वैल्यू मेरे को जब तक पता नहीं चलता तब तक मेरे को ये सेविंग का रेशियो नहीं मिलेगा। पहले सेविंग का वैल्यू तो मिले, और उसके लिए मुझे जरूरी क्या है? इसका वैल्यू पता चले। एक्स और वाई की वैल्यू बहुत जरूरी है। तो एक्स और वाई निकालना कहां से है? एक्स और वाई एग्जामिनर ने हिंट देके रखा है ना। यदि ए की आय, क्या बोला गया है? ए की आय बी के खर्च का दुगना है। ए की आय बी के खर्च का दुगना है। तो यहाँ पे ए की आय कितनी है? देखो ए की आय क्या है? यहाँ पे ए की इनकम कितनी है? 5x। ये दुगना है किसका? बी के खर्च का, मतलब एक्सपेंडिचर का। मतलब वो बोलना क्या चाहता है? वो बोलना चाहता है आपसे कि ए की आय मतलब 5x इज द ट्वाइस ऑफ, वो दुगना है किसका? बी के खर्च का, मतलब 5y का। ये इक्वेशन उसने सेंटेंस में दिया है। ए की आय बी के खर्च का दुगना है। समझ गए क्या बोल रहा है ये? ए की आय बी के खर्च का दुगना है, मतलब जो ए की आय दी हुई है 5 है, अरे ये क्या हो रहा है? जो ए की आय दी हुई है 5x, वो दुगना किसके? बी के खर्च के।
तो 5 से 5 कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू 2y, x नीचे आएगा इसके तो कितना मिल जाएगा, ये 2/1, मतलब x की वैल्यू मतलब x रेशियो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2:1, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। समझ गए आपको, तो उसको क्या करना है, आपको वो इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है। तो इक्वेशन क्या मेरा 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 10 माइनस 9 रेशियो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 6 और y की वैल्यू 1, 6 माइनस 5 मतलब 1:1 इज माई राइट आंसर। इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग, बचत का अनुपात। बचत का अनुपात लिख लो बच्चों, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, बचत का अनुपात। देखो आज टॉपिक नया था, नया टाइप्स क्वेश्चन के थे, नया टाइप आपने सीखा भी है, तो आज के क्वेश्चन थोड़े से कम रहे होंगे, भले हम लोग 125 से 126 तक ही पहुंच पाए शायद, क्योंकि इसके बाद शायद से नया टाइप शुरू होगा हमारा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये अच्छे से समझा है, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को आज का वीडियो मिनिमम 2 टाइम्स रिपीट करना। क्या करना, 2 टाइम्स आपको क्या करना है, रिपीट करना है। अगर आपको 2 टाइम्स रिपीट करना है आज का वीडियो। समझ में आ गया तो भी, नहीं समझ में आया तो 3-4 बार कर लो यार, समझना चाहते हो तो। अगर नहीं पढ़ना है तो एक बार देख के छोड़ दो, नहीं तो वो भी मत देखो अगर तुम लोग को नहीं पढ़ना है तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और सीजीएल का है तो एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी 2018। ओके, आज से ज्यादा नहीं, 3 साल पहले का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। आय और व्यय का अनुपात दिया गया। फिर क्या बोला गया, बी का 90% व्यय मतलब एक्सपेंडिचर ए की आय के बराबर है। मैंने क्या बोला था, पीछे भी एक इक्वेशन को सेंटेंस में लिख के दिया था, यहाँ पे भी इन्होंने वही काम किया है। क्या बोला गया, बी की आय का 90% व्यय मतलब एक्सपेंडिचर ए की आय के बराबर है। ए की आय के बराबर है, यहाँ क्वेश्चन में ना कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है, ए और बी की बचत का अनुपात पूछा है। ए और बी के बचत का अनुपात पूछा है। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। तो वो 1:1 मत मार देना कर दो यहाँ पे, क्योंकि नंबर और सिस्टम दोनों अलग है। चलो तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को याद रखना कि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा इनकम, ये मेरा एक्सपेंडिचर। ये नया टाइप है, संभल कर, जूने जैसा सॉल्व करने मत लगना। ओके, तो ये 2:3 है, और ये मेरा कितना है, 1:2 है। और यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरा सेविंग्स। और अगर मैं इक्वेशन में लिखूँ तो 2x 3x 1y 2y। ओके, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, मेरे को मिल जाएगा 2x माइनस वाई, 1y मतलब y होता है, और ये 3x माइनस 2y। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी का 90% व्यय, बी का 90% एक्सपेंडिचर क्या है, ए के आय के बराबर है। का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, मतलब मल्टीप्लाई। मैंने बताया है आपको, मतलब 2y का 90% किसके बराबर है, 2x के बराबर है। देखो 90% ऑफ बी, ऑफ लिखा है ना, बी का 90% का लिखा है ना, ये पूरा आएगा यहाँ पे यार। आधा बॉक्स कैसे बन गया, पूरा बॉक्स बनाओ यहाँ पे। चलो पूरा बॉक्स आया। चलो देखो, ऑफ और का मतलब मल्टीप्लाई, तो बी का 90% मतलब बी के एक्सपेंडिचर का 90% ए के इनकम के बराबर है। तो 2 से 2 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, ये 9/10, वाई नीचे का तो x/y, मतलब x और y का रेशियो क्या मिल गया, 9:10, मतलब x की वैल्यू 9 और
y की वैल्यू 10, तो क्या करना है आपको, पुट कर देना है 2x माइनस वाई रेशियो 3x माइनस 2y में। x कितना है मेरा 9 है, मतलब 9 दूनी 18 माइनस 10। बार बार राइटिंग का है बिगड़ जाती है मेरी इसकी, तो इतने अच्छे से लिखो तो भी बिगड़ जाती है। 18 और ये 9 3 27 माइनस 20 कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से 8 और यहाँ से 7, मतलब 8:7। रेशियो ऑफ सेविंग और बचत का अनुपात, रेशियो ऑफ सेविंग और बचत का अनुपात, समझ गए आप लोग क्या आएगा, 8:, मतलब ऑप्शन सी आएगा हमारा आंसर। समझ गए। इसके बाद का देखते हैं। वर्तमान वर्ष, चलो ये अंतिम वर्ष वाला, चलो ये नेक्स्ट टाइप है, इसको हम लोग कल देखेंगे आराम से। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, इतना सफिशियंट है। इतना अगर पच जाए ना आज आप लोगों के पेट में, अगर आप लोग इतना पचा लो ना आज की, हाँ आज का जो भी सिखाया सर ने पूरा निचोड़ है मेरे पास, मेरे को समझ में आया है वो, यस मैं इसको कर सकता हूँ, तो चैन से सोना यार। नहीं तो मैं बोलूंगा आज के लेक्चर को एक बार तो वीडियो में देखो, उसके बाद शाम को पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 115 से लेकर 126 तक सॉल्व करो। उसके बाद जब ये रेशियो खत्म होगा ना बच्चों, उस दिन 1 से लेकर 200 तक पूरा सॉल्व करना तुम लोग। देखते हैं किसके अंदर है कितना दम। अगर अपने आप को चैलेंज करना तो ऐसे ही चैलेंज किया करो कि मैं 200 क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर पाता हूं कि नहीं। समझ गए, ये आपका चैलेंज। अब देखो आपको फ्री में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ, प्लस आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अरे कहाँ गया बे मार्कर। देखो आपको फ्री में लेक्चर मिल रहा है, देखो इसके बाद ब्लैंक, हाँ ब्लैंक स्लाइड है, देखो यहाँ पे आपको लेक्चर मिल रहा है, क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल रही है। अरे गधो, तब आपको तुम लोग करना क्या, तुम लोग केवल पढ़ना ही तो है, केवल पढ़ना ही तो। और अगर पढ़ोगे तो एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा यार, क्योंकि एनआरएस सीईटी आ रहा है। जो बच्चे डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको टेंशन की बात नहीं, क्योंकि डिफेंस का जो पेपर है सीडीएस वाला, वो हर साल टाइम पे होता है, अगर वो क्योंकि वो हर साल की भर्ती क्लियर करके लेता है वो, बट उसके अलावा जो भी भर्ती है वो समय खाती है यार, बहुत वो समय और टाइम और पैसा सब खाती है। समझ गए। तो जो सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू लगे रहे, क्योंकि उनका पेपर हर साल होना ही है, यूपीएससी कभी पेपर डिले नहीं करती, भर्ती करवा के रहती है वो। हाँ बाकी जो कंपनीज है उनके लिए मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन पेपर आने वाला है एनआरएस सीईटी, तो वो उसकी तैयारी में लगे रहो। जैसे कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी अब एनआरएस सीईटी की तैयारी में लग सकते हैं, और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो फुल्ली आपके एनआरएस सीईटी में आपको काम आएगा। अगर एक दो चैप्टर ऊपर नीचे हुए हमारे लिस्ट में से, जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था, तो वो चैप्टर में सिखा दूंगा यार, डोंट वरी, इतना तो भरोसा रखो कि सर सिखा देंगे। और एनआरएस सीईटी लॉन्च होने के पहले 2021 के एंडिंग में लॉन्च होगा, तब तक आपका सिलेबस बहुत हद तक आप लोग खत्म कर चुके रहोगे मैथ्स का सिलेबस, अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो। देखो कंटिन्यूटी लाइफ में बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद में ना कंटिन्यूटी हम लोग बनाने पड़ती है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। अगर जो लड़का है उसको ये बात समझ में आता होगा, अगर कोई लड़की है अगर जैसे कि उसको जॉब पे जाना पड़ता होगा, तो जॉब के साथ में पढ़ाई मैनेज करना उतना मतलब काफी हद तक सही नहीं होता। अगर आपके पास अभी टाइम है, फैमिली ने आपको समय दिया हुआ है, आप लोग घर पे बैठ के पढ़ पा रहे हो यार, उससे अच्छा लाइफ और क्या चाहिए आपको। केवल पढ़ना ही तो है आपको, फ्री में अब तो सब कुछ मिलने लगा है। और इतने क्वेश्चन यार ऑफलाइन में भी कोई नहीं सिखाता तुम लोग को। और प्लस डाउट अगर आपको फोन पे भी बात करने है तो मुझको बोलो सर, मुझको आपसे कॉल पे बात करनी है, मैं सामने से फोन लगाऊंगा तुमको यार, तुम लोग बोलो तो कम से कम। अब देखो एक पर्सनल ट्यूटर, गाइडर, एजुकेटर, आप लोग जो भी समझो, मैं जो भी करता हूँ सब आपके लिए ही करता हूँ, लेक्चर लेता हूँ जो भी करता हूँ मैं। हाँ अगर जब तक मेरी तबीयत खुद खराब नहीं होती या मेरे सिस्टम को कुछ नहीं होता तब तक मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करके देता रहता हूँ। बीच में मेरी तबीयत बिगड़ गई, जब मैं ठीक ही नहीं हो तो लेक्चर कहाँ से बनाओ यार, ठीक रहता तो मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ। और जो मेरे लॉयल बच्चे हैं ना, मुझे वो उनका बहुत खुश होता है कि वो डेली मेरे लेक्चर्स देखते हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो लोग मुझसे। देखो एक टीचर को एक जरूरी होता है एक लॉयल स्टूडेंट की, कि उसका स्टूडेंट उससे पढ़े, और मेरे पास मेरे लॉयल स्टूडेंट्स हैं। भले अभी फिलहाल के लिए कम है, लेकिन वो फ्यूचर में बढ़ेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे कम है। अब क्या होगा, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कि अभी जिस अक्षय का मैंने नाम लिया, आई विश कि ये बंदा
एग्जाम क्लियर करे। मेरी खुद की इच्छा है कि ये बंदा एग्जाम क्लियर करे, क्योंकि ये एक लॉयल बच्चा है। उसके बाद एक और बच्चे जिसका नाम है साक्षी, मैं भी चाहता हूँ ये जिस एग्जाम के लिए पढ़ रही है वो इस एग्जाम को क्लियर करे। आई थिंक वो एसएससी के लिए पढ़ रही है। तो ये जो दो बच्चे, एक सीडीएस के लिए और एक एसएससी के लिए, इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। और साक्षी का तो मैंने नोट्स, उसके हैंड रिटन नोट्स को मैंने टाइप करवाई, उसने उतने अच्छे से लिखा हुआ है। मैंने उसके नोट्स को टाइप करवा के टेलीग्राम चैनल में उसके नोट्स को भेजा है। देख रहे हो, इतने लॉयल बच्चे हैं मेरे पास। वही बोल रहा हूँ दोस्तों। और मेन बात यार, पहले बोल रहा हूँ, वीडियो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करो, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है आप लोगों का। समझ गए कि मुझे ना, देखो, सिखाना मेरा पैशन है। मैं ना, आई थिंक ना, मैं क्लास 11th, मतलब मैं जूनियर कॉलेज सिखाने लग गया था। मैं 12th में होके 11th वालों को सिखाता था और 12th वालों को भी सिखाता था। समझ गए? तो मैं जूनियर कॉलेज से सिखाने लगा, तो सिखाना मेरा पैशन बहुत बचपन से ही है। तब तो मैं जस्ट 10th पास किया था, और मैं इतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था जितना आप लोगों को अभी लगता रहेगा। मैं अपने स्कूल में, अपने क्लास में लूजर तो नहीं बोल सकते, लेकिन पढ़ने में बहुत वीक था यार। बहुत वीक था मैं पढ़ने में। बट एक ऐसा स्टैंडर्ड, मतलब 10th का बोर्ड जैसे हुआ ना, तो पता नहीं, पढ़ने की इच्छा अपने आप आने लगी। फिजिक्स और मैथ्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बन गए। मैं अपने कॉलेज में, क्लास में टॉप बनने लगा उस सब्जेक्ट्स में। समझ गए? सिर्फ उन सब्जेक्ट्स में, पूरे क्लास में नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट्स में, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे पूरे क्लास का टॉपर डिसाइड होता है। मैं सिर्फ उन सब्जेक्ट्स में टॉप मारता था। समझ गए? तो पढ़ते रहो। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक दो, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो यार, क्योंकि शेयर करोगे तो लोग, मुझे और बच्चे मिलेंगे यार, मुझे और बच्चे मिलेंगे तो मैं ज्यादा लोग को पढ़ा पाऊंगा फ्री में। उसके बाद क्या होता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो, और जुने हो तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि अगर मैं आपको लिंक नहीं शेयर कर पाया टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग सीधा आके वो वीडियो देख सको। अब देखो, जो बच्चे लॉयल है, ये दो बच्चे तो डेली वीडियो देखते ही है मेरा, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग का स्टेज है, तो बच्चे कम है मेरे पास। बट जब फ्यूचर में जो जो ही बच्चे मेरे बढ़ेंगे, तो जितने बच्चे भी देख रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन बेल आइकन वो लोग ऑन कर दो, ताकि लिंक आपको फटक से मिल जाए। अगर लिंक यूट्यूब अगर लेट से देता है, यूट्यूब की कुछ तो गलती होती है, वो टेक्निकल फॉल्ट बहुत देता है यार यूट्यूब रे बाबा। आप लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और वहां पे लिंक डेली का डेली में, लिंक और पीडीएफ में दोनों वहां पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। आज के लिए आपको होमवर्क क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा ही अलग टाइप का है, आपका दिमाग की नसें चीर के रख देगा वो, और आप लोग आज का रिवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलो टाटा, बाय बाय।